is Tushar sir. I am going to take lecture physics class 12th. Chapter will be current electricity and the today's topic will be internal resistance of cell. All the previous topic charge current, electric current density, drift velocity, temperature dependence of resistance, color coding of resistance, superconductivity, cell. All the previous topic I have already completed. That lecture will be going on both the medium, Hindi medium as well as English medium. जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैंने नेम राइट किए हैं वो पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं बीच बीच में डिफिनेशन में आपको हिंदी में बोलता रहूँगा. आप प्रॉपर नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, मैं बीच में डिफिनेशन आपको हिंदी में बोलूँगा और आप प्रॉपर उसको हिंदी में लिखते रहना. ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया, जिसका भी प्रीवियस लेक्चर आपका छूटा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हो. तो आज का जो टॉपिक है वो आपका डील करते हैं आज हम डील करेंगे किसके बारे में, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल के बारे में कुछ बताया था. सेल बताया था, ईएमएफ बताया था एंड वर्किंग ऑफ सेल बताया था. वर्किंग ऑफ सेल में मैंने आपको क्या बताया था वो समझो. आपको हमने बताया था कि यहाँ पर दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ द H2SO4. जिंक की रॉड को मैंने इसमें इंसर्ट किया, ये एक जिंक की रॉड है, एक मैंने कॉपर की रॉड को इंसर्ट किया, ये एक कॉपर की रॉड है. अब ये जो H2SO4 होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू आयंस, H प्लस आयन एंड SO4 माइनस. That SO4 ions will be attached to the zinc rod and form zinc sulfate ZnSO4. जिंक के पास तो SO4 माइनस माइनस जिंक के साथ अटैच कब होगा, जब जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस करता है. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन आपका इस सर्किट में मूव करता है तो आप क्या बोलते हो कि इस सर्किट में कंडक्शन आपका स्टार्ट हो गया. ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है. आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो यहाँ पे समझो, ये तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जिंक की रॉड से इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपका कॉपर की राइड में इंसर्ट करता है, एंटर होता है. अब यहाँ पे कौन है, H प्लस. ये H प्लस, H के ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डी एफिशिएंसी है. तो ये H प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जब ये इलेक्ट्रॉन H प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा मीन्स ये इलेक्ट्रॉन आपका इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर आपका मूव कर रहा है. इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे ऐसा H प्लस के साथ कंबाइंड होकर आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव करता रहता है. अब तो ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन और H प्लस कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, H2 गैस. और ये जो H2 गैस है आपकी वेपोराइज जो कि कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में. ठीक है. फिर ये पूरे की पूरी प्रोसेस आपकी चलती रहती है. देखो जब ये आपका यहाँ पे एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मूव करेगा तो इसके अंदर किसके आयंस है, H प्लस के आयंस है. H प्लस इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस. यहाँ पे क्या है, H प्लस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द हाइड्रोजन. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के प्लस के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा. और आपको पता है कि जितना कोलिजन होगा उतना ही रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, क्रिएट होगा. ठीक है. मीन्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, मीन्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये सेकंड इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है तो वह हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करता है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट होता है. दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब इलेक्ट्रॉन आपका वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आपका मूव करता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है इनसाइड द सेल. दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, द रेजिस्टेंस एक्टेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. The resistance acted between two electrodes, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सेल का आंतरिक प्रतिरोध. जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करता है तो सेल के अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है. ये जो प्रतिरोध होता है इस प्रतिरोध को हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध. ओके.
नेक्स्ट एक बात यहाँ पे आपकी आती है, ये आपको समझ में आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ये सिंबल है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल आर से। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, कोई भी सेल है तो उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होता है। तो देखो ये आपका पूरा का पूरा ये सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। तो सेल के अंदर क्या है, ये तो सेल के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा तो 100% कंफर्म है कि यहाँ पर कुछ ना कोई रेजिस्टेंस आपका क्रिएट होगा। मीन्स सेल के पास एक खुद का उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होगा। अब ये जो मैंने वायर कनेक्ट किया है, तो ये वायर है, ये बल्ब है, ये सब कौन से रेजिस्टेंस है, ये सब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सब बाहर के प्रतिरोध हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके अंदर इंटरनल है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है, ये आपका बाहर का प्रतिरोध है। अब नेक्स्ट आपका एक पॉइंट यहाँ पे आता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ईएमएफ इक्वल टू W/Q। और होता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। ईएमएफ का मतलब क्या समझो, ईएमएफ का मतलब क्या है कि द एनर्जी गिवन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज ड्यू टू विच द चार्ज कंप्लीट इट्स मोशन। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल पर यूनिट चार्ज ड्यू टू विच द चार्ज कंप्लीट इट्स मोशन, यानी कि पर यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सेल दे रही है जिसके कारण चार्ज आपका सर्किट में मूव कर रहा है, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हम बोलते हैं ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल। और इसका जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का W/Q। ये जो ईएमएफ है ये कौन दे रहा है, ये सेल दे रहा है। किसको दे रहा है, चार्ज को। यानी कि जो चार्ज को जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को ही आपने बोल दिया क्या, ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ है W/Q। अच्छा एक बात मैंने आपको और बताया था, एनर्जी कितनी मिलेगी, अगर इसका जो मान लो कि आपका 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट, तो इसको ये जो चार्ज है ये एनर्जी भी कितनी देगा, जितने भी चार्ज हैं उनको एक चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 जूल की। अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो एक चार्ज वो एनर्जी कितनी देगा, 20 जूल की। 40 वोल्ट का है तो 40 जूल की, 50 वोल्ट का है तो 50 जूल की। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इसका ईएमएफ होगा उतनी ही एनर्जी यहाँ पर यूनिट चार्ज को मिलेगी। बात समझ आ रही है। मैंने आपको बोला कि ये आपके पास एक सेल है, इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको वायर के साथ कनेक्ट करते हो तो ये जो बैटरी है ये एक चार्ज को कितनी एनर्जी देगा, 10 जूल। हर एक चार्ज को कितनी एनर्जी देगा, 10 जूल। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना है, 20 वोल्ट। इट मीन्स ये हर एक चार्ज को कितनी एनर्जी देगा, 20 जूल। बात समझ आ रही है। तो ईएमएफ किसका होता है, ईएमएफ आपका सोर्स का होता है। ये इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 30 वोल्ट। आप देखो मोबाइल के बैटरी में पीछे या तो जो चार्जेबल बैटरी होती है उसके पीछे लिखा रहता है E = 4.8 वोल्ट। इट मीन्स उसका ईएमएफ कितना है, 4.8 वोल्ट। अगर आप उसको किसी वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो वायर के अंदर के जो चार्ज हैं उनको एनर्जी कितनी मिलेगी, 4.8 जूल की। बात समझ आ रही है। ये आपका होता है ईएमएफ। तो ईएमएफ किसका होता है, हमेशा सोर्स का। अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ये जो चार्ज है इसको एनर्जी मिली, इसको जो एनर्जी मिली उस एनर्जी को आपने बोल दिया ईएमएफ, जिसके कारण चार्ज आपका मूव कर रहा है, जिसके कारण चार्ज क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। लेकिन आपको एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि द चार्ज विल बी मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज आपका हमेशा और हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ गति करता है, हमेशा और हमेशा। अभी आप ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, electron will be moving from zinc first electrode to the second electrode, means from zinc to copper. It means the potential of the zinc will be high and the potential of the copper will be low. जिंक का जो पोटेंशियल होगा वो आपका हाई होगा और कॉपर का जो पोटेंशियल होगा आपका क्या होगा, लो होगा। अभी आप ये तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस डायरेक्शन में अगर आपका मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल बताओ कितना। अब आपको ये तो कंफर्म है ना कि चार्ज अगर आपका मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह का पोटेंशियल हाई है, एक जगह का पोटेंशियल कम है, तभी आपका चार्ज मूव कर रहा है। अगर आपका पोटेंशियल अगर सेम हो तो चार्ज आपका मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉल को रखा, छोटा सा बॉल, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बॉल रखा।
ये बताओ ग्राउंड से इसकी हाइट और ग्राउंड से इसकी हाइट दोनों सेम है, सेम है। ये बताओ तो क्या ये बॉल मूव करेगा? नहीं। मैंने थोड़ा सा इसको टिल किया, ये बताओ थोड़ा सा टिल किया तो यहाँ की हाइट देखो बढ़ गई, यहाँ की हाइट कम हो गई, मीन्स इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? mgh, मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट विल बी हाई एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट विल बी लेस, मीन्स द बॉल विल बी मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी। मीन्स जो बॉल है आपका वो हायर से कहाँ पे जाएगा? लोअर की तरफ। कोई भी पार्टिकल है वो आपका हमेशा हमेशा लोवेस्ट एनर्जी के स्टेट में जाना चाहता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो भी फॉर्मूला कितना होगा? V = W/Q। तो W/Q यहाँ भी है, W/Q यहाँ भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये V क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच का। और ये E क्या है? ये आपका एनर्जी है। एनर्जी है किसकी एनर्जी है? ये सोर्स के थ्रू दी गई एनर्जी है। मीन्स तो ये आपका EMF होता है और ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल। इसी को आप बोलते हो क्या? विभवांतर, ठीक है। अब हम डील करते हैं, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड किस पे करता है, ये हम डील करते हैं। देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, R = ρl/A। आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ है L, वायर का एरिया है A, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पर। लेंथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, आपका यहाँ पे निकलता है, ऐसा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो आपका डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पर। और किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ρl/A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ρ इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L क्या है? लंबाई है, E क्या है? क्षेत्रफल है, ρ को आप बोलते हो विशिष्ट प्रतिरोध या तो प्रतिरोधकता। डायग्राम में देखो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बताओ इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ पे कर रहा है? मैं सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं सेल के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सेल के अंदर, ये बताओ तो ये सेल का आउटर पार्ट हो गया। मैं सेल के इनसाइड की बात कर रहा हूँ, ये इनसाइड का है। इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है? ये बताओ इलेक्ट्रॉन आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की तरफ मूव कर रहा है। मीन्स कोलाइड कहाँ पे कर रहा है? आपका कोलिजन तो यहीं पे होगा। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा? ये लेंथ, रेजिस्टेंस आपका ये वाली लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पर? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, ये हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। तो रेजिस्टेंस आपका मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इसके बीच का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो डिपेंड करेगा किस पर? क्षेत्रफल पर। अगर हम बड़ा एरिया लेंगे तो एरिया अगर बड़ा रहेगा, तो अगर एरिया लार्ज में लेता हूँ तो ये तो एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर एरिया आप लार्ज लेते हो तो रेजिस्टेंस आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया पर डिपेंड करता है। तीसरा आपका डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर, ये किस तरीके का नेचर आपका फॉर्म करता है। जब मैंने आपको बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास लिक्विड है, वो थिक लिक्विड है, थिक इलेक्ट्रोलाइट्स, गाढ़ा लिक्विड, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है? मोर रेजिस्टेंस। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है वो थिन लिक्विड है, पतला, ठीक है, तो उसमें आपका जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? आपका कम होगा। मीन्स अगर कोई गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है? अधिक होता है। और अगर कोई पतला लिक्विड है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका लेस होगा। थिक लिक्विड हाई रेजिस्टेंस, थिन लिक्विड लेस रेजिस्टेंस, ओके। तो ये भी डील करता है कि ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है ये कैसा है? ये आपका थिन है कि थिक है, ठीक है। तो थर्ड आपका द रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फोर्थ विल बी डिपेंड ऑन इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका तापमान कितना है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता कितनी है और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका तापमान कितना है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये तो अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो कोलिजन अधिक होगा, कोलिजन अधिक होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका अधिक होगा। टेम्परेचर अगर मैं कम करता हूँ तो टेम्परेचर कम करोगे तो कोलिजन आपका थोड़ा सा कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आपका कम होगा। ये बात समझ में आती है आपको?
Resistance, internal resistance of the cell will be depend on 4 parameters. First will be distance between two electrodes, second will be area of the electrode, third will be nature of the electrolyte, and fourth will be concentration and temperature. When the distance between two electrode will be increased, means L increase, the resistance will be also increase. अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा. एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थिक लिक्विड है तो हाई रेजिस्टेंस, थिन लिक्विड है तो लेस रेजिस्टेंस. कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कोलिजन आपका अधिक होगा. कोलिजन अधिक होगा मीन्स रेजिस्टेंस विल बी मोर. इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर इट मीन्स द कोलिजन विल बी लेस, द रेजिस्टेंस विल बी आल्सो लेस. ठीक है. ठीक, डायग्राम की बात करो तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है. ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेल है, ये फुल एक सेल है. ठीक है, ये एक सेल है. तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया. ये रिप्रेजेंट करता है किसको, प्लस को. ये रिप्रेजेंट करता है किसको, माइनस को. अब ये सेल के अंदर क्या है, इसका एक खुद का एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल के साथ हमेशा और हमेशा इसका एक खुद का रेजिस्टेंस आपका होगा. उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया किसके साथ, आर के साथ. ये मैंने, यानी कि ये पूरा का पूरा एक सेल का डायग्राम है. ये सेल का ईएमएफ और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. अब इस सेल के साथ कनेक्ट किया है, ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल सेल के साथ कनेक्ट किया है आपका. तो ये सेल है, सेल के साथ क्या कनेक्ट है ये बताओ. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कनेक्ट है. ये किस में आ जाएगा आपका, ये तो ये वायर है, ये बल्ब है, ये सब आपके हो जाएंगे क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध. तो इन दोनों के बीच में मैंने एक कनेक्ट किया, एक बाह्य प्रतिरोध को, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से. ये इस तरीके का आपका कुछ आपका सिंबॉलिक फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे. ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं. तो सेल विल बी डिवाइडेड इनटू मेनली टू टाइप्स, प्राइमरी सेल एज वेल एज सेकेंडरी सेल. प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल. तो सेल को आपने दो टाइम में डिवाइड किया. प्राइमरी सेल का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी सेल इज डिजाइन टू बी यूज एट वंस एंड नॉट बी रिचार्ज. Primary cell is that type of cell which can be used one and not recharge. Secondary cell is that type of cell which can be used so many times and it will recharge. कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल होता है जो केवल और केवल एक बार यूज कर सकते हो, उसके बाद से आप उसको यूज नहीं कर सकते, मीन्स इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते. सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल आपका एक ऐसा सेल है, एक ऐसी बैटरी है जिसको आप कई बार यूज कर सकते हो, मीन्स इसको आप बार बार इसको आप चार्ज कर सकते हो. मैंने यहाँ लिखा है कि ए प्राइमरी सेल इज डिजाइन टू बी यूज वंस एंड नॉट रिचार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी. एक ऐसा सेल जिसको आप केवल और केवल एक बार यूज कर सको, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज ना कर सको, ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी सेल. और ऐसे सेल जिसको आप बार बार चार्ज कर सको, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सको, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल. एंड इट विल द बैटरी ऑफ द सेकेंडरी सेल्स विल बी रिचार्जेबल. इसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते. जैसे आपके टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर जो सेल होते हैं, घड़ी के अंदर जो सेल होते हैं, वॉच के अंदर, ये तो वो सेल को आपने टीवी रिमोट के अंदर लगाया, उसके बाद से आप रिमोट को यूज करते हो. आफ्टर सम टाइम, एक मंथ या 2 मंथ के बाद से वो सेल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वो सेल को क्या करते हो, आप फेंक देते हो. ये तो वो सेल को आप चार्ज कर सकते हो क्या, फिर से नहीं कर सकते. तो वो जो सेल है जिसको आप चार्ज नहीं कर पा रहे हो, वो सेल किसके कैटेगरी में आएगा, आपका प्राइमरी सेल के अंदर. फिर मोबाइल के अंदर की जो बैटरी है, वो मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो. मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया, आपने उसको फिर से प्लग इन किया, वो चार्ज हो गया, फिर से आप मोबाइल का यूज करते हो, फिर से मोबाइल डिस्चार्ज होता है, फिर से आप उसको प्लग इन करते हो, फिर से वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है. तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल के अंदर की जो बैटरी है वो चार्जेबल है, उसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो. ये जो बैटरी है ये रिचार्ज कर सकते हो. तो दैट टाइप ऑफ सेल विल बी गोइंग ऑन इन द रेंज ऑफ सेकेंडरी सेल. एंड दैट सेल विच कैन नॉट बी चार्ज, इट विल यूज ओनली one times. That type of cell is called primary cell. बात समझ में आ रही है? ओके. प्राइमरी सेल की अगर मैं बात करता हूं तो
इसको आपको ये बात तो पता चल गई कि इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। ये बताओ टीवी के अंदर, टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर का जो सेल होता है, सेल के अंदर जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में है? केमिकल्स के फॉर्म में। उसके अंदर एनर्जी पहले से है, उसको आपने सेट किया रिमोट के अंदर। अब आप रिमोट को यूज करते हो, ये बताओ रिमोट को यूज करते हो तो रिमोट के अंदर जो सर्किट होती है उसके अंदर करंट फ्लो है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है। मीन्स ये जो सेल है, जो सेल के पास जो एनर्जी थी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा मतलब कि वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो केमिकल एनर्जी है, सेल के अंदर की जो बैटरी है उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स दैट एनर्जी, दैट केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये वैद्युत ऊर्जा में धीरे धीरे क्या होती है? बदल जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी सेल के अंदर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा आपकी फॉर्म होती है, चेंज होती है किस फॉर्म में? वैद्युत ऊर्जा के फॉर्म में। मोबाइल के अंदर की जो बैटरी होती है वो, ये बताओ सपोज करो मोबाइल आपका डिस्चार्ज है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये डिस्चार्ज है, इसके अंदर बैटरी है। आपने क्या किया? इसको प्लग इन किया है, इसको बोर्ड के साथ इसको आपने कनेक्ट किया, इसको आपने सप्लाई दिया। कि तो जैसे आप सप्लाई देते हो बोर्ड के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। जैसे आप इसको सप्लाई देते हो वैसे ही वो एनर्जी धीरे धीरे इस बैटरी के अंदर आती है। तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी गोइंग ऑन इन द बैटरी, और इस बैटरी को एनर्जी मिलती है और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपका चार्ज होना शुरू होता है। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बैटरी के अंदर का वो धीरे धीरे क्या होता है? वो आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है, इसके केमिकल आपके एक्टिव हो जाते हैं। तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। धीरे धीरे इसकी बैटरी आपकी फुल चार्ज हो गई, इसके अंदर के जितने भी केमिकल्स थे सब एक्टिव हो गए। अब आप मोबाइल को यूज करते हो, तो जब आप मोबाइल को यूज करते हो तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो जो अब ये जो बैटरी है इसकी जो एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे जैसे आप बैटरी को यूज करोगे वैसे वैसे इसकी जो एनर्जी होगी धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है। और ये बैटरी धीरे धीरे क्या होती है? आपकी डिस्चार्ज होती रहती है। डिस्चार्ज हो जाएगी फिर से आप इसको चार्ज कर सकते हो। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बैटरी के अंदर, फिर दैट केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, electrical energy will be converted into chemical energy and that chemical energy will be converted again into electrical energy। यानी कि सेकेंडरी सेल के अंदर क्या होगा? आपका वैद्युत ऊर्जा आपकी रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, अब फिर से रासायनिक ऊर्जा आपकी वैद्युत ऊर्जा में बदलती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और फिर से यही वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल आपका लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल। लेक्लांसे सेल और डैनियल सेल ये दोनों एग्जाम्पल है, ये आपके फिजिक्स लैब में भी आपको आगे एक्सपेरिमेंट भी आपका है। ठीक है, लेक्लांसे सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है जिंक का, एक इलेक्ट्रोड होता है आपका कार्बन का। एक इलेक्ट्रोड जिंक का और एक इलेक्ट्रोड होता है आपका कार्बन का, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो किसका होता है? आपका अमोनियम क्लोराइड का। ये लेक्लांसे सेल की बात। डैनियल सेल के अंदर भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है जिंक का और एक होता है कॉपर का। एक जिंक का और एक कॉपर का, और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है दैट विल बी जिंक सल्फेट ZnSO4। लेक्लांसे सेल का यूज़ आप करते हो टेलीफोन में। पहले में जो टेलीफोन यूज होता था उसके अंदर जो बैटरी यूज होती थी वो आपकी कौन सी सेल थी? लेक्लांसे। और हाउस होल्ड यानी कि जो घरों की जो वस्तुएं होती हैं उसके अंदर जो सेल होता है वो कौन सा होता है? आपका डैनियल सेल। ये तो एग्जाम्पल हो गया किसका? लेक्लांसे का। सेकेंडरी सेल की मैं बात करता हूँ तो सेकेंडरी सेल का जो एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी होती है वो आपकी होती है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो। दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब इन्वर्टर देखो, अगर इन्वर्टर आपका एक बार डिस्चार्ज होता है तो फिर से पावर आपका आता है, तो फिर से आपका इन्वर्टर क्या होता है? आपका चार्ज होता है। तो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो सेकेंडरी सेल है। कौन सा होता है? आपका लेड स्टोरेज बैटरी। उसके अंदर भी दो रॉड पे इंसर्ट होती है, एक होता है लेड का Pb का और एक होता है आपका लेड ऑक्साइड का PbO2 का। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट हम डील करेंगे, अभी हम सेल का टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। देखो ये सेल का डायग्राम हो गया, ये सेल का EMF कितना E,
सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, और इस सेल को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, कैपिटल आर। जैसे इसके पहले आपने डायग्राम देखा था कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसके अंदर जिंक की रॉड है, कॉपर की रॉड है, तो ये एक पूरा प्रॉपर सेल था। इस सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका एक खुद का एक रेजिस्टेंस था, उसको आपने बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है इसके ऊपर जब आप एक वायर कनेक्ट करते हो तो उसको आप बोलते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सेम टू सेम ये आपका हो गया सेल, एक बैटरी, ये उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये एक मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, कैपिटल आर। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये बताओ सेल का EMF सपोज कर लो आप E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैंने इस सेल को जैसे आप एक वायर के साथ कनेक्ट करोगे, आपका ये सेल से आपका करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल से अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है मीन्स चार्ज विल बी मूविंग, चार्ज विल बी मूविंग, इट मीन्स आपका ये जो सेल है ये धीरे 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 क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये जो सेल की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सेल के पास जो भी एनर्जी थी सब धीरे धीरे कहाँ पे जा रही है, इस वायर के रेजिस्टेंस के अंदर, और वो धीरे धीरे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। ओके, ये जो सेल है ये आपका जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता है द सेल विल बी गेटिंग डिस्चार्ज, सेल आपका धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, इसकी केमिकल एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो रही है। अब इस कंडीशन में अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से सेल से करंट रिलीज हो रहा है, करंट रिलीज हो रहा है, करंट रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, ये जो सेल है ये आपका क्या हो रहा है, आपका डिस्चार्ज हो रहा है। तो करंट का फॉर्म, वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है, V=IR, आई का फॉर्मूला कितना, V/R। आपको एक बात समझना है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे ये तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, R, करंट कितना है इसमें, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना, इन दोनों पॉइंट के बीच का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा ये बताओ। तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी, I, रेजिस्टेंस कितना, R, मीन्स वोल्टेज कितना, V=IR, मीन्स यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V=IR। अब अभी तो ये पॉइंट पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि बीच में तो कुछ कनेक्ट है ही नहीं। जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज आपका इस पॉइंट पे होगा, और जितना वोल्टेज आपका इस पॉइंट पे है उतना ही वोल्टेज आपका यहाँ पे होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज V है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट के बीच का भी वोल्टेज कितना होगा, V। बात समझ आ रही है। अगर आप इसके बीच में अगर मैंने कुछ यूज किया होता है, एक मैंने बल्ब लगाया होता है या तो और भी कुछ यहाँ भी यूज किया होता है, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज और ये दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज आपका वेरिएबल होता है, चेंज होता है। बट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेज आपका सेम होगा। तो जितना वोल्टेज आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, सेम वोल्टेज आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो अब ये बताओ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है, V कितना, IR। तो सेम टू सेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और सेल के नेगेटिव टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, वो आपको निकालना है। देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला I=E/R, जैसे V=IR लिखते हो तो I= कितना, V/ नेट रेजिस्टेंस, तो I=E। तो यहाँ पे सेल का EMF कितना है, यहाँ पे करंट किसकी वजह से फ्लो रही है, बैटरी की वजह से, बैटरी का EMF कितना है, E। तो I=E/ पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R नेट। तो पूरे सर्किट में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, एक तो है सेल का, एक तो सेल का रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका स्मॉल r है, और एक है सर्किट का रेजिस्टेंस जो आपने एक्सटर्नल कनेक्ट किया कितना, कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I=E/R नेट की जगह कितना आ जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो E=I ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई किया तो I=IR प्लस I इंटू स्मॉल r। देन ये तो I इंटू R क्या है, I इंटू R इट मीन्स वोल्टेज V। ये तो I इंटू R की जगह भी मैंने V लिखा,
प्लस आई आर, तो आई आर को आपने लेफ्ट साइड में लिया तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये V देखो, ये V है क्या, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V क्या है, ये सेल के, ये जो सेल आपने लिया है इन दोनों के बीच का वोल्टेज है V। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, इन सेल के प्लस और सेल का माइनस, इन दोनों के बीच का, यहाँ पे और यहाँ का, इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना हुआ है V। और E क्या है, इसका EMF है, I क्या है, करंट है, और स्मॉल r क्या है, इसके बीच में जो यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू है स्मॉल r। I क्या है, इसके अंदर का फ्लो वाली करंट, स्मॉल r क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध। अभी आप ये देखो, सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है, सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज यानी प्लस और ये माइनस, वो कितना आपका आया, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज आपका आ रहा है वो E माइनस आई आर आ रहा है यार। अब देखो इसका मतलब क्या है, E क्या है, सेल का EMF में से कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है। I इंटू आर का मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है कहाँ पे, सेल के इनसाइड में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सेल है जिसका EMF है 10 वोल्ट, मान लो आपके पास एक सेल है जिसका EMF कितना है 10 वोल्ट, मान लो कि एक सेल है इसका EMF कितना है 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में मैंने यहाँ पे वोल्टेज मेजर किया, इसका EMF कितना 10 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया और ये पॉइंट के बीच में मैंने वोल्टेज मेजर किया। जब मैंने वोल्टेज मेजर किया तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच का वोल्टेज आपको 10 वोल्ट नहीं मिलता, 10 से कम मिलता है। कितना मिलता है, 8 वोल्ट, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि था इसका EMF कितना था 10 वोल्ट था, बट आपने मेजर कितना किया तो V कितना आ रहा है 8 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वोल्ट का कहीं ना कहीं इसके अंदर लॉस हो रहा है। तो वो जो 2 वोल्ट का लॉस होता है वो कहाँ पे होता है, वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस होता है। ये सेल का EMF 10 और ये I इंटू आर, ये जितना वोल्टेज लॉस होता है कहाँ पे, सेल के इनसाइड में। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मार्केट में जो भी बैटरी मिलती है ना, जिसके पीछे लिखा रहता है EMF इक्वल टू 4 वोल्ट, तो एक्चुअल में जब आप उसको वोल्टेज से, जब आप उसको वोल्टमीटर से चेक करोगे तो अगर उसके पीछे लिखा है 4 वोल्ट, तो 4 एक्चुअल में जब आप उसको वोल्टमीटर लगाओगे ना तो 4 वोल्ट की रीडिंग नहीं देगा, वो आपको देगा 3 वोल्ट। इसका क्या हुआ, अगर वो 3.5 की रीडिंग दे रहा मतलब 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो 0.5 वोल्ट लॉस होता है। कहाँ पे लॉस होता है, उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसमें 0.5 वोल्ट का क्या हुआ, उसमें लॉस हो गया। तो जैसे जैसे भी तो धीरे धीरे आपका यहाँ से करंट फ्लो होता रहेगा, और ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, धीरे धीरे क्या होती रहेगी, डिस्चार्ज होती रहेगी। तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। कब, जब सेल आपका क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, ये समझ आता है। अब अगर ये सेकेंडरी सेल है, तो ये रहा सेकेंडरी सेल है, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। अब अगर आप सेल को चार्ज करते हो तो कंडीशन क्या होगी, देखो सेल अगर डिस्चार्ज होता है तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो पॉजिटिव से ये जो प्लस पॉजिटिव वाली जो प्लेट है, यहाँ से जो करंट होती है वो रिलीज हो रही है, निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी केमिकल, इसका जो केमिकल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और बाद में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसको मुझे चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पे एक बैटरी सेटअप किया, ये आपके पास एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मेरे पास ये एक बैटरी है, सपोज करो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट, और आपके पास एक सेल है जिसका EMF है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। आपको इस 20 वोल्ट की बैटरी से इस 15 वोल्ट के सेल को, ये बैटरी को चार्ज करना है। बात समझ आ रही है, आपको इस आपके पास जो बैटरी है वो कितना है, वो 20 वोल्ट, सपोज कर लो कि ये कितना है आपका 20 वोल्ट, और ये सेल का EMF कितना है आपका 15 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, इस 20 वोल्ट की बैटरी से आपको इस बैटरी को चार्ज करना है जिसका EMF कितना है 15 वोल्ट। ठीक, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चार्जिंग का केस। यहाँ से इस बैटरी से करंट निकल रही है और करंट निकलने के बाद से एंटर कहाँ पे करेगी, इस सेल के अंदर, बैटरी के अंदर। ये बताओ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से देखो करंट आपके एंटर कर रही है। करंट एंटर करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल है वो धीरे धीरे आपका क्या होगा, चार्ज होगा। अब जैसे जैसे आपकी करंट एंटर करेगी वैसे वैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे क्या होगा,
इंक्रीज होगा। मतलब पहले इनके बीच का टर्मिनल वोल्टेज रहेगा 1 वोल्ट, फिर जैसे जैसे करंट टाइप की आएगी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, धीरे 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 अगर इसका ईएमएफ कितना है 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट पे क्या हो जाएगा आपका चार्ज होएगा। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर। यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी, कौन सा साइन आपका आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा साइन आपका आ जाएगा प्लस। कब, जब सेल कौन सी कंडीशन में है, चार्जिंग की कंडीशन में। और अगर आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है मीन्स इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से करंट आपका रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स द सेल विल बी इन डिस्चार्जिंग कंडीशन। इट मीन्स द टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल विल बी V इक्वल टू E माइनस आई आर, and when the cell will be in the charging condition, it means the terminal voltage between two positive terminal and negative terminal will be V equal to E plus IR। सेल अगर आपका डिस्चार्ज होगा तो V equal to E माइनस IR, दोनों सेल के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी, कम होगी। और अगर आपका सेल चार्ज हो रहा है तो पहले आपका धीरे धीरे सेल आपका क्या चार्ज होगा, तो और जो दोनों के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी धीरे धीरे क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे एक मैंने बैटरी यूज किया, ठीक है। बैटरी के पास सपोज करो एनर्जी कितनी है 20 जूल, ओके। अब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से हम इस वाले सेल को चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये बताओ, इस बैटरी से आप एक वायर लगाओगे, वायर से आपने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया जिसको आपको चार्ज करना है, और इस बैटरी का तो खुद का रेजिस्टेंस होगा, फिर आपने वायर के दूसरे टर्मिनल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सिंपल। यहाँ पे सिंपल करने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये एक बैटरी है, ये एक सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपको इसको चार्ज करना तो आप इसको ऐसे चार्ज कर दोगे। यहाँ से ये बैटरी के पॉजिटिव से आप इस सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना, और बैटरी के नेगेटिव से आप इसको नेगेटिव को कनेक्ट कर देना। ये बताओ, तो धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। सेम सिचुएशन आपको समझ में आती है। तो सेम कंडीशन, जब आप इसको चार्ज करोगे तो इस बैटरी से करंट आपका धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एनर्जी धीरे धीरे निकलेगी, और एनर्जी कहाँ पे जाएगी, इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर। और ये जो सेल है ये आपका कॉन्टिन्यूसली आपका स्लोली क्या होगा, ये चार्ज होगा। अब यहाँ से जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ये एनर्जी आपकी कहाँ पे लॉस हो रही है वो हम देखते हैं। एनर्जी आपने कितने की सप्लाई दी, 20 जूल की। आपने देखा ये जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है, 15 वोल्ट। ये बताओ, तो 20 वोल्ट आपने एनर्जी दी तो 15 वोल्ट से ये सेल चार्ज हो गया, बाकी का बचा कितना, 5 वोल्ट। अब आपने देखा कि बताओ, ये अगर आपका करंट अगर आपका इस वायर से होके आएगा तो वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये जो वायर है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस वायर के रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी यहाँ भी लॉस होगी। तो सपोज कर लिया मैंने कि इस वायर के अंदर कितनी एनर्जी लॉस हो गई, 3 जूल। अब ये जो सेल है ये देखो 20 जूल मैंने दिया, 3 जूल आपका इस वायर के रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस हो गई। 15 जूल से ये सेल आपका चार्ज हो गया, और यहाँ पे सेल के पास उसका एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस इंटरनल, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा ना, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो 20 आपने दिया था, 3 जूल आपका इस वायर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, 15 जूल से बैटरी आपकी चार्ज हुई, बाकी का 2 जूल लॉस हो गया कहाँ पर, इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। ये बताओ, तो आपने दिया कितना, 20, तो 20 आपने दिया, ये देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 प्लस 15, 15 प्लस 3 18 एंड 2 20। यानी कि जो आपने टोटल एनर्जी दी है वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट आपका सेल के ईएमएफ को चार्ज करने में, यानी कि सेल को चार्ज करने में। सेकेंड, जो आपने जो एक्सटर्नल वायर यूज किया है, उसके वहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है। और तीसरी एनर्जी कहाँ पे लॉस हो रही है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहाँ पर कुछ न कुछ एनर्जी आपकी लॉस होगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो टोटल एनर्जी फ्रॉम बैटरी से जो टोटल एनर्जी मिल रही है, कहाँ पे लॉस हो रही है, देखो एनर्जी टू चार्ज बैटरी। सबसे पहले एनर्जी कहाँ पे जाएगी, बैटरी को चार्ज करने में। यहाँ से टोटल एनर्जी कितनी जा रही है, टोटल एनर्जी फ्रॉम बैटरी कहाँ पे लॉस होगी, सबसे पहले इस बैटरी को चार्ज करने में ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ एनर्जी लॉस होगी, प्लस ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी लॉस होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल एनर्जी फ्रॉम बैटरी, एनर्जी टू चार्ज बैटरी प्लस लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको पता है, V इक्वल टू W बाई Q। तो W की जगह पे चाहो तो आप V इंटू Q भी लिख सकते हो। Q की जगह पे फॉर्मूला Q इक्वल टू I इंटू T स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है। तो Q की जगह पे मैंने लिखा
आई इंटू टी, वी की जगह पे आप आई आर भी लिख सकते हो, तो वी की जगह पे आई आर, तो आई इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एक फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले आप देखो, ये तो ये वर्क है, वर्क मीन्स एनर्जी, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ये वोल्टेज के फॉर्म में, ये जो एनर्जी है ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में एनर्जी आपकी है। अब यहाँ से आपने कितनी एनर्जी सप्लाई की ये बताओ, तो इसका वोल्टेज भी है, यहाँ से करंट कितना निकल रहा है आई, करंट तो सब में सेम है, यहाँ का वोल्टेज भी है, करंट आपका आई है, तो कितनी एनर्जी यहाँ से सप्लाई हुई, वी इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू लॉ एनर्जी टू चार्ज बैटरी। यहाँ पे कितनी एनर्जी मिली, तो यहाँ का ईएमएफ कितना है ई, करंट आपकी आई है और टाइम टी है, तो वी की जगह पे आप क्या करोगे ई लिख दोगे, तो ई इंटू आई इंटू टी प्लस लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस आपका है यहाँ पे कितना लॉस हुआ आपका, तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में एनर्जी लॉस कितना फॉर्मूला ये है, तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर है, तो आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना लॉस हुआ ये बताओ, तो यहाँ का लॉस कितना, तो करंट तो आई है और यहाँ का रेजिस्टेंस आपका है स्मॉल आर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर की जगह पे स्मॉल आर, आई स्क्वायर स्मॉल आर इंटू टी। आप आई टी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो आई टी विल बी कैंसिल आउट, तो आई टी को कैंसिल, तो वी इक्वल टू ई, यहाँ से आई टी कैंसिल, तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ई को इस साइड में करो तो वी माइनस ई इज इक्वल टू आई विल बी कॉमन, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा, तो वी माइनस ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपके आगे कई न्यूमेरिकल सेल के हैं, तो सेल का जो भी टॉपिक्स था वो सारे का सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। जितने भी स्टूडेंट का सेल का कोई भी टॉपिक छूटा है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे किरचॉफ लॉ। थैंक यू क्लास।